TDS. Before starting that, I would like to ask question. सबसे open question है, कल के समरी से क्या समझ में आया था? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का मीनिंग क्या है? कौन आंसर दे रहा है? हम लोग को कुछ इलीगल, अगर कल को हम किसी को कुछ दे भी रहे हैं तो हम लोग को कुछ इलीगल इनकम नहीं हो सकता। अगर सामने वाला कुछ टैक्स पेमेंट कर रहा है तो एनी हाउ गवर्नमेंट के लिए हर चीज एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा। हम लोग का जो भी पेमेंट हो रहा है, क्योंकि हम लोग को टैक्स डिडक्ट करके दे रहा है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो सब चीज में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आएगा। दैट इज तुम्हारा पॉइंट है कि हम लोग क्यों टीडीएस दे रहे हैं. व्हाट इज टीडीएस ये नहीं हुआ, ये हुआ कि व्हाई वी आर डिडक्टिंग टीडीएस. व्हाट इज टैक्स डिडक्शन सोर्स? मेघा. Yes, the What is tax deduction at source? tax deduction at source is when we Megha, I couldn't hear you. are paying when we are payer and some we मेघा तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है मेरे को, सॉरी. Anyone else? hello Hello. अगर दे रहे तो उसी टाइम पे कुछ पेमेंट के टाइम पे कुछ भी पैसा काट गवर्नमेंट को देना, दैट इज हम लोग का जो काट के दिया जाता है पैसा, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट जस्ट एट द टाइम ऑफ पेमेंट. हाँ, exactly. The payment or the booking for the expenses. Basically, tax deduction at source is about the payment or the booking done at the source at the time of the expenses made. Whichever is earlier, उस पे हम लोग एक अमाउंट टैक्स काटते हैं जो हम लोग डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करते हैं. दैट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. ठीक है, ये बेसिक है टैक्स डिडक्शन. द रीजन जो पहले पूछा तुम आंसर दी, दैट वाज फॉर कि व्हाई वी डिडक्ट, ताकि गवर्नमेंट हैज द कंट्रोल कि हम लोग क्या खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं. ठीक है, अब आया रहा है व्हेन शुड द टैक्स शुड बी डिडक्टेड. ठीक है, व्हेन शुड टीडीएस बी डिडक्टेड? Any person making any specific payments mentioned under the Income Tax Act are required to deduct TDS at the time of making such specific payment. Or no TDS is required if person is an individual HUF whose book is not audited. Basically, हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं जहाँ पर जिस सब में भी कर रहे हैं, जिस मोमेंट में भी कर रहे हैं, हमको उस जगह पे टीडीएस डिडक्ट करना है. लेकिन अगर ये मतलब ये इससे ये समझ आ रहा है कि कंपनी के केस में तो मैंडेटरी हो गया. नाउ कमिंग टू इंडिविजुअल एचयूएफ, गवर्नमेंट वहाँ पे बोलता है अगर आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने का जरूरत नहीं है. इंडिविजुअल एचयूएफ में टैक्स ऑडिट कब होता है? जब हमारा टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर हो, या तो बिजनेस से इनकम हमारा 1 करोड़ के ऊपर हो, प्रोफेशनल इनकम अगर हमारा है तो वो 50 लाख के ऊपर हो, तो हम लोग टैक्स ऑडिट के लिए मैंडेटरी हो जाता है. तब अगर केस है तो जिस साल में आपका ये टर्नओवर क्रॉस किया है तो नेक्स्ट ईयर से आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. लेकिन 2 केसेस में एग्जेम्पशन है जहाँ पे आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, ऑडिट हो भी नहीं हो, तो भी आपको टैक्स डिडक्ट करना होगा. एक केस एक्चुअली ऐसा, अगर आप रेंट पेमेंट कर रहे हो किसी मंथ का, आपका एक पर्टिकुलर मंथ 50,000 से ऊपर एक्सीड कर जाता है तो एट द रेट 5% आपको टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा. समझ में आया? हाँ. ठीक है, एक और 2 फॉर्म्स होता है, फॉर्म 15 और फॉर्म 16. फॉर्म 15G एंड 15H. ये 2 फॉर्म्स क्या होते हैं ना, बेसिकली आप अगर सबमिट 15G जो है ये एवरीवन की नॉर्मल पीपल है अबव बिलो एज 60, एंड 15H इज फॉर पीपल जिसके एज अबव 60 है. आपको अगर टीडीएस नहीं डिडक्ट करवाना है अपना, क्योंकि आप लाइबिलिटी में नहीं आता है आपका, तो आप एक सब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो 15G एंड 15H में, रेस्पेक्टिव ऑफ योर एजेस, कि मेरा ये टैक्स लिमिट है, मेरा इतना ही इनकम है,
प्लीज आप ये मेरा टीडीएस मत काटो। और आप इसको चाहे एक प्रोप्राइटर जिसके पास आपको लोन दिया हुआ है, कोई बैंक है या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जहां जहां आपका इंटरेस्ट इनकम हो सकता है वहां आप ये सबमिट कर सकते हो कि मेरा सिर्फ एक इंटरेस्ट इनकम ही है, सोर्स ऑफ इनकम, सो काइंडली डोंट डिडक्ट माय टीडीएस। या ऐसा हम लोग इस 2 फॉर्म्स पे सबमिट करते हैं, ठीक है। See, I can't see you people, so थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहना होगा बीच बीच में। हाँ ठीक है। Now coming up, what is the due date of depositing TDS on the to the government? आज हम TDS काट रहे किसी का, किसी के पीछे खटखट आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर सकोगे? What is the due date of depositing TDS to the government? तो अगर TDS टैक्स काट रहे हैं तो एक ड्यू डेट होगा ना हर महीने का कि हमको सरकार को जमा करना होगा, नहीं तो सरकार फाइन वन के बारे में सोचेगा। तो बेसिकली एवरी मंथ, जैसे हम अप्रैल मंथ है तो अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ क्या आता है? मई। तो 7th ऑफ द मई तक में हमको अप्रैल का पेमेंट करना होगा। उसी तरह मई का 7th ऑफ द जून, जून का 7th ऑफ द जुलाई, इस तरह चलता है। लेकिन फॉर द केस ऑफ द मार्च ना, टैक्स पेमेंट हम लोगों को 1 मंथ का मिलता है, दैट इज 30th ऑफ द अप्रैल तक हम लोग को टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। जो अमाउंट हम लोग डिडक्ट किए हैं, किस सेक्शन में डिडक्ट किए हैं और इसका डिडक्शन का पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब हम आते हैं यहाँ पर TDS रेट्स एप्लीकेबल फॉर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो एक्चुअली रेसिडेंट नहीं, एवरीवन क्लिक कर दो, यहाँ पे कैंडिडेट मिस्टेक है मेरा। TDS रेट एप्लीकेबल इन इंडिया की टॉपिक है अपना, ठीक है। तो TDS रेट एप्लीकेबिलिटी में बेसिकली हम लोग कल एक समरी दिया था शौनक कि बहुत सारे रेट्स होते हैं, बहुत सारा स्लैब्स होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होता है जिसके बेसिस पे करते हैं। नाउ तो हम लोग एक एक करके उसी सेक्शंस को पढ़ने जाएंगे आज। पहला सेक्शन है सेक्शन 192 जो है पेमेंट ऑफ नेचर ऑफ द पेमेंट क्या है? सैलरी। सैलरी पे कैसे पेमेंट करते हैं, TDS कैसे करते हैं, कोई मेरे को बताएगा? कल शौनक ये चीज बताया भी था। स्लैब वाइज। स्लैब वाइज। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 2.5 लाख। हाँ 2.5 लाख। 2.5 लाख। 2.5 lakh and above. 2.5 लाख एंड अबव, ठीक है। नाउ देयर कम्स टू बी स्लैब रेट में भी पहले क्या था, एक सिंगल स्लैब रेट हम लोग फॉलो करते थे, ठीक है। 2 लाख टू 5 लाख में गए तो 0% नील होता है, फिर 5 लाख से ऊपर है तो 5 लाख टू 10 लाख है तो 20%, फिर 30% वाला लॉजिक, राइट। हाँ, किसी को भी यहाँ पे न्यू स्लैब रेट पता है? अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस होता है स्लैब्स का, तो सेकंड वाला स्लैब रेट के बारे में किसी को कोई आइडिया है, कोई बता पाएगा? एनीवन? एनीवन? हाँ या ना तो बोल ही सकते हो। नहीं। एक सेकेंड, कौन है? ठीक है, न्यू स्लैब रेट बेसिकली क्या है ना, 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन है और उसके 2.5 लाख से 5 लाख तक जो है ना उसमें 5% है, फिर 5 लाख टू 7.5 लाख में 10% है, 7.5 लाख टू 10 लाख में 15% है। इस तरह के बेसिकली क्या किया हुआ है ना, एक्चुअली 15%, हाँ 15% एक्चुअली क्या किया हुआ है, 2.5 लाख के बेसिस पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है ताकि जिसका अबव लिमिट है उसको थोड़ा सा डिडक्शन मिल सके। समझ में आया? ये वाला रीजन हम लोग शेयर करेंगे नेक्स्ट। हाँ 5% का और इधर है तुम्हारा 2.5 लाख, जैसे 5 लाख का पहले 2.5 लाख का। हाँ 2.5 लाख वैसे वो कम करते हुए चलते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा हम लोग जब हम लोग डिडक्शन के बारे में सोचेंगे तो पॉइंट इज सैलरी में 2 चीज इंक्लूड होते हैं, बेसिक सैलरी एंड DRA, डियरनेस अलाउंसेस जो हम लोग पे करते हैं। ये 2 चीज हमारे सैलरी में इंक्लूड होगा जिसको इंक्लूड करके हम लोग TDS काट रहे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है मेरा, मिस्टर एक्स हैज अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹2,50,000, DRA of 10,000,
एंड पीपीएफ पेमेंट ऑफ 20,000, तो इनका टैक्स टीडीएस कैसे कटेगा? Mr. X has a salary of rupees 2,50,000 in the basic salary. 10,000 DRA है, 20,000 वो पीपीएफ में डिडक्शन पेमेंट देता है एवरी मंथ में, तो इनका टीडीएस रेट कैसे कटेगा? पता है आइडिया नहीं दी, लाइक डीआरए तो पीपीएफ से कैसे क्या कटेगा, आप थोड़ा समझा दो। हाँ, द पॉइंट एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग बेसिक कैलकुलेशन जब हम लोग सैलरी करेंगे फॉर टीडीएस, वो 2,50,000 प्लस 10,000 एड ऑन हो जाएगा, दैट इज 2,60,000। टीडीएस के लिए हम लोग लायबल बन जाते हैं क्योंकि 2,50,000 से ऊपर हो गया। बट एक्चुअली यहाँ पे एक चुटकी है, वो ये है कि जो 20,000 रुपये जो हम पीपीएफ बोले ना, दैट इज आर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। जब हम लोग चैप्टर 6 के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ ये बोला जाता है कि जब चैप्टर 6 में हम लोग टैक्स का डिडक्शन का पेमेंट करने जाते हैं, तो फिर हम लोग को उतना से सैलरी लेस हो जाएगा मेरा कैलकुलेशन में। तो मेरा वापस जो नेट इनकम आ जा रहा है ना, वो 2,40,000 ही हो गया। अब 2,40,000 क्या टीडीएस के लेवल है? टैक्स के एक्चुअली टैक्स के लेवल है वो, हाँ या ना? नहीं। जब वो टैक्स के लिए लायबल नहीं, तो हम उस पर टीडीएस नहीं काटेंगे। समझ में आया? हाँ। ठीक है। नाउ कमिंग अप टू सेकंड सेक्शन, सेक्शन 192A, पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड व्हिच इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय। आज जो एम्प्लॉय के हाथ में जो प्रोविडेंट फंड मिलता है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस टोटल मिलता है, तो वो टैक्सेबल है कि नहीं है, ये आता है। अगर टैक्सेबल है तो फिर वहाँ टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, द सेकंड पॉइंट। तो पॉइंट इज 50,000 है, टैक्सेबल तो ऑटोमेटिकली हो गया। अगर तुम्हारा 50,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो बेसिकली अगर हम एम्प्लॉयर मेरे को 50,000 से ऊपर का पीपीएफ का अमाउंट पे करता है, तो उसके ऊपर मेरा 10% का टीडीएस कटेगा। ठीक है गाइस, थोड़ा सा इंटरैक्टिव हो, किसी को कोई आइडिया है नहीं है तो बोलना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांट सी यू ऑल, सेकेंडली आई डोंट नो कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेक्शन 193 आता है इसके बाद, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर कोई सिक्योरिटीज है जिसके ऊपर 2,500 के ऊपर का है, जिसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके ऊपर 10% का टीडीएस अगेन आता है। दिस सिक्योरिटीज बेसिकली कोई भी सिक्योरिटीज हो सकता है, डिबेंचर्स ही हो सकता है, या कोई म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट वगैरह हो सकता है, कोई भी चीज का इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, डिविडेंड के ऊपर भी अब टीडीएस कटता है सेक्शन 194 में। 5,000 से ज्यादा अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो उसके ऊपर आपको 10% का टीडीएस देना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है सेक्शन 194A, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हम लोग को बहुत जगह हमारे ऑडिट की पीरियड में मिलेगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पॉइंट इज इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। कोई भी इंटरेस्ट जो सिक्योरिटीज को छोड़ के हम लोग को मिलता है, चाहे वो बैंक से मिला हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, या किसी जगह से भी मिल रहा हो, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट जब हम लोग को मिल रहा होता है, तो उसके ऊपर बैंक वाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पोस्ट ऑफिस है, ये लोग इंटरेस्ट काटते हैं। कब काटेगा? अगर हम लोग आम इंसान है, तो अगर हम लोग का इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर हो जाएगा तब काटेगा, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ऊपर होगा तब काटेगा। रेट क्या है, कोई बोलेगा? करंट क्या 10%, 10%, करंट नहीं पता। हाँ, दैट इज द करेंट ऑल्सो। आज कोई भी इंटरेस्ट है, बस थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000, 40,000। नाउ सी देयर इज आई हैव सेग्रीगेटेड समथिंग हियर। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज में लिखे बैंक, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपॉजिट्स के लिए, केस में सिटीजन और अदर्स है। अगर ये इंटरेस्ट इन चारों के अलावा कहीं और से मिल रहा है तो क्या होगा? तब भी क्या मेरा लिमिट 50,000 और 40,000 का रहेगा? इन चारों के अलावा मतलब इंटरेस्ट फ्रॉम मेरा इंटरेस्ट सिक्योरिटीज का नहीं, सिक्योरिटीज की केस में तो 2,500 का लिमिट है। अदर देन सिक्योरिटीज में अगर हम आते हैं
बैंक डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग डिपॉजिट्स है, इन तीनों पे है, मतलब बेसिकली हाँ। चार के। इन तीनों हाँ। के अलावा अगर किसी और से इंटरेस्ट, मतलब मान लो हम एसीएच में लोन दिए अपने आप को, एसीएच अगर हमको इंटरेस्ट दे रहा है तो उस केस में मेरा टीडीएस का रेट क्या होगा, उस वक्त मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा, टीडीएस रेट क्या होगा? उस केस में मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 नहीं नहीं गलत है, 5,000 है, ठीक है, और रेट 10% है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, एक्चुअली यहाँ पर मिस हो गया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस में आ रहे हो, मतलब सीनियर सिटीजन हो कि नॉन सीनियर सिटीजन हो, समझ में आया? टेक दिस पॉइंट, इंटरेस्ट ये लास्ट वाला जैसे आप जो बोले थी कि अदर देन हाँ। जैसे अगर हम लोग एसीएच का ले रहे हैं, जैसे कोई भी किसी चीज का लेके अपने करेंगे तो मतलब चाहे सीनियर हो या उससे बिलो हो, तो मतलब थ्रेशोल्ड या रेट सब एक ही रहेगा। सबके लिए उस वक्त एक ही लिमिट है, थ्रेशोल्ड 5,000। ये जो 50,000 और 40,000 है ना, ये सिर्फ इन तीन केस, इन तीन तो के लिए, मतलब बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग डिपॉजिट, ठीक है। अदर देन दिस जो भी ये देखो ऊपर में लिखा हुआ है ना 94 ए के आगे में 5,000 और 10%, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है 90 सेक्शन है 94 बी, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉस बोर्ड पजल्स, बोर्ड गेम, ये सब है। ये सब क्या है बेसिकली, ये है 94 बी और बीबी, सीधा सा बात है। बी हो गया लॉटरीज वगैरह में जिसका 10,000 है और जिसमें 30% है। सेक्शन 94 बीबी याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्या है सेक्शन 94 बीबी, बीबी मतलब भाग बसंती। सी हम लोग एक मूवी देखे थे ना, धर्मेंद्र की थी शोले, जिसमें घोड़े का नाम था बसंती, सॉरी घोड़े चलाने वाले का नाम था बसंती, सो इट्स बेटर वे टू यार वही से हॉर्स रेस। बीबी किस बात का करता है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, हॉर्स रेस 10,000 से ऊपर आपको इनकम है, 30% का टीडीएस रेट हो गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 94C, जिसको कल शौनक बहुत अच्छी से समझाया था, सिंगल ट्रांजैक्शन 30,000 एंड एग्रीगेट ट्रांजैक्शन 1 लाख, जिसके ऊपर रेट्स क्या क्या था, कोई बोलेगा वापस से? 1%, इंडिविजुअल और एचयूएफ का 1% और अदर्स 2%। ठीक है, कोई मेरे को शौनक वाला कल एक एग्जांपल रिपीट कर पाएगा कि वो जो 1 लाख का एग्रीगेट समझाने के लिए कोई एग्जांपल लेके चला था, वो क्या था? 29,027 रख दिए थे, 30 रखे थे, आई मीन 32, और एक और 29 अराउंड कुछ था, और एक रख दिए थे 1,08,000। लास्ट वाला नहीं, मेरे को एग्जांपल एक्चुअली समझना है कि क्या मतलब उसमें क्या चीज हम लोग को समझाने की कोशिश किया गया था उसमें, ताकि रिकॉल हो सके सबके लिए। वही चीज ना आप पूछ रहे हो, हाँ। जो 29, 27 वाला, हाँ हाँ वही हाँ वाला हाँ ना। हाँ, वही तो वाला इसमें पूछ रहे जैसे उसमें वहां पर दो सामने रखे थे, तो हम लोग से पूछा गया था कि इसमें से कौन से वाले में अपना टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ये इसमें बहुत जन का बहुत बार गलती हो जाता है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग को सामने 32,000 दिखा तो हम लोग वो ले लिए रादर देन 1,08,000, जबकि एग्रीगेट ट्रांजैक्शन भी देखा जाता है। तो इसीलिए हम लोग को हाँ इस टाइम वही बताया गया है कि एग्रीगेट होगा उस पे टीडीएस कटेगा रादर देन दिस 32,000। राइट, ये एकदम सही चीज बोली, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज ऐड ऑन करेंगे। हम लोग का पहला दो क्या था, 29 था, 27 था, 32 था, ठीक है। जब हम मैं थर्ड ट्रांजैक्शन तक का बिल हुआ था, तब क्या मेरा टोटल 1 लाख पूर गया था एग्रीगेट? नहीं ना, सॉरी क्या बोले आप? मेरा जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन इनवॉइस था 29,000 का, सेकंड इनवॉइस इज 27,000 का, थर्ड इनवॉइस इज 32,000 का। जब ये तीन इनवॉइस ऐड कर रहे हैं तो क्या मेरा टोटल एग्रीगेट 1 लाख फुट गया? नहीं, आई गेस नहीं नहीं, होगा। नहीं फूटता है, हमारा तीनों मिला के नहीं फूट रहा है। लेकिन तब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम 32,000 पे उसी मोमेंट पे टीडीएस काट लेंगे जब मेरे को 32,000 का इनवॉइस रेज हुआ, ठीक है। जब मेरा लास्ट इनवॉइस और आया जिसको ऐड करके मेरा 1 लाख एक्सीड करेगा ना, समझ में आया? जब 1,08,000 जब मेरा 1,08,000 पूरा हो जाएगा
हेलो, कोई सुन रहा है? हाँ हाँ दीदी। तो 1,08,000 जब मेरा पूरा हो जाएगा तब हमको क्या करना होगा, 1,08,000 माइनस 32,000 करेंगे, क्योंकि 32,000 को ऑलरेडी हम टीडीएस डिडक्ट कर लिए जब मेरा वो इनवॉइस रेज हुआ था। तो जो मेरा अमाउंट आता है 78,000 का, उस 78,000 पे फिर मेरा टीडीएस कटेगा। वे ऑफ डिडक्शन ऑफ द टीडीएस समझ में आया? हाँ 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 ठीक है। तो बेसिकली हमको इंडिविजुअल भी चेक करना होता है और एग्रीगेट भी साथ साथ चेक करना होता है। अगर मेरा इंडिविजुअल बिल एग्रीगेट से पहले आ जाता है तो जो इंडिविजुअल बिल एक्सीड किया है उस इंडिविजुअल बिल पे उसी मोमेंट पे काट देंगे, और एग्रीगेट जब मेरा टोटल होगा तो उतना सब बिल को हटा के बाकी अमाउंट के ऊपर में हमको टीडीएस काटना होगा। ठीक है। सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशन। हम इंश्योरेंस कंपनी है, हमको इंश्योरेंस का कमीशन दे देता है। ठीक है, हम किसी को इंश्योरेंस का कमीशन देते हैं, तो जो कंपनी हमको इंश्योरेंस का कमीशन दे रहा है तो रेट क्या होगा? थ्रेशोल्ड लिमिट सेम है, इंडिविजुअल को दे वो चाहे वो कंपनी को दे, 15,000 ही है, बस टीडीएस का रेट डिफर करता है, कहीं 5% है कहीं 10% है। ठीक है। फिर आता है सेक्शन 194D है, पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टैक्स टू बी डिडक्टेड ऑन द अमाउंट इनकम कंप्राइज ऑफ द पे चीज करना होगा। बेसिकली इंश्योरेंस पे आउट जब हो रहा होता है इंश्योरेंस पॉलिसी पे तो उस पर टीडीएस कटता है कि नहीं कटता है? भाई कटता है। 1 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट पे 5% कटता है। देखो जो जो सेक्शंस हम लोगों को अभी ऑडिट के टाइम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, हम उस पर ज्यादा फोकस करके बताएंगे with the examples and all, and other देखो I will give you examples, और किसी को डाउट हो तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। I don't have properly questionnaires prepared for you कि वो write up में, but I have the questions that I can ask you all। ठीक है, चलो दूसरा सेक्शन आता है सेक्शन 194E, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ये क्या है? नॉन रेसिडेंट क्या हुआ? अशल्या, व्हाट इज नॉन रेसिडेंट? जो 180 डेज से ज्यादा मतलब जिस कंट्री का है वो नहीं रहा हो तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। बेसिकली आ रहा है। ठीक है, हाँ 180 डेज है, 7 years, 4 years, लॉजिक है, देयर मेनी क्राइटेरियाज। लेकिन हाँ दिस इज अ वेरी नाइस वन अशल्या। तो बेसिकली अगर आप एनआरआई नॉन रेसिडेंट हो, स्पोर्ट्स पर मैन आ रहे हो, इंडिया में खेलने आ रहे हो, तो स्पोर्ट्स एसोसिएशन आ रहा है जो टाई अप कर रहा है, आईपीएल जैसे आईपीएल है, आईपीएल से मान लो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आके टाई अप किया गेम खेलने की, हम भी आपके साथ स्पॉन्सरशिप करेंगे आपको देंगे। ठीक है, तो जब स्पॉन्सरशिप का हम जब उसको पेमेंट करेंगे ना, डजेंट मैटर हम उसको 1 रुपया कर रहे हैं कि 4 रुपया कर रहे हैं कि 4 करोड़ कर रहे हैं, हमको उसके ऊपर 20% टीडीएस काटना होगा। ठीक है। One more thing that comes over here under section 194E, जब हम एक नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, अभी तक हम तुम लोग को जो भी सेक्शन बता रहे थे ना, हम एक बार भी सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन सेस या किसी एक्स्ट्रा सेस के बारे में बात किए थे? नहीं। लेकिन क्या है ना, जब हम लोग नॉन रेसिडेंट को देते हैं ना पेमेंट, बेसिकली नहीं करने का मतलब ये था कि जो रेट हम यहाँ पे लिख के दिए वो फुल एंड फाइनल रेट है। मतलब जहाँ 5% है वो 5% है, जहाँ 4% है वो 4% है, जहाँ 10% है 10%, 1% 1%। लेकिन जब हम नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस काट रहे हैं ना 20%, सेक्शन 194E क्या बोलता है? भाई तुमको सरचार्ज भी पेमेंट करना पड़ेगा अगर तुम सरचार्ज के एप्लीकेबल होते हो तो, और 4% जो एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए हम लोग का है वो तो तुमको देना ही पड़ेगा। मतलब 20% plus 4% of the health and education cess on any deduction of tax on the non-resident। समझ में आया? ओके। और बाकी को everyone quick कोई है भी?
क्या हुआ, रिप्लाईज क्यों नहीं आ रहे? क्या हुआ नैन्सी? किसी रिप्लाईज नहीं आ रहा है? मेरा पता नहीं, मेरा वो क्या कुछ दिक्कत हुआ था, वो माइक का एक्सेस रुक गया था। बोलो। सेक्शन 94E में अभी जो हम हेल्थ एजुकेशन सेस का 4% वाला लॉजिक बताया, वो समझ में आया किसी को, या कोई क्वेरीज है उस पे? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। सेक्शन 94E, अब ये बात करता है हम लोग नेशनल सेविंग स्कीम NSC में जो हम लोग डिपॉजिट्स करते हैं। अब NSC वाला जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें कोई पेमेंट करे, अगर हम 2500 रुपए से ज्यादा NSC वाला हमको पेमेंट करता है तो वो मेरा 10% का TDS काटता है। ठीक है। नाउ कमिंग अप टू सेक्शन 194 है पेमेंट इन अकाउंट ऑन रीपर्चेज ऑफ MF एंड UTI। व्हाट इज MF एंड व्हाट इज UTI? MF इज बेसिकली म्यूचुअल फंड। अगर हम किसी म्यूचुअल फंड का कोई रीपर्चेज करते हैं, कोई यूनिट म्यूचुअल फंड का या UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का यूनिट्स को रीपर्चेज करते हैं तो उसके ऊपर मेरा TDS 20% का डिडक्ट होता है। मतलब उसका कोई इसमें हम लोगों थ्रेशोल्ड को नहीं है, बस खाली टीडीएस डिडक्ट होगा हाँ क्या? हाँ, ये लोग पे सिर्फ TDS, चाहे तुम 1 रुपए का करो चाहे 100 रुपए का करो, जहाँ जहाँ मेरा हाइफन मेंशन्ड है ना वहाँ का मतलब यही है कि लोगों को कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। ओके। ठीक है। जैसे पीछे हम लोग भाग बसंती पढ़े थे ना, हॉर्स रेस वाला चीज या अदर लॉटरीज वगैरह था, परचेज पे था, उसी तरह हमको जो कमीशन सेल पे जो कमीशन मिलता है ना लॉटरी टिकट्स वगैरह पे, उस पे भी TDS एप्लीकेबिलिटी होता है। ठीक है। अगर 15,000 से ऊपर का थ्रेशोल्ड लिमिट है ना तो 5% का TDS है। ठीक है। ये सेक्शन देखो, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम बताने वाले। सेक्शन 194H कमीशन एंड ब्रोकरेज। ये हम लोग को बहुत से क्लाइंट्स के बुक्स में मिलेगा जो कमीशन इनकम लेता है या जो ब्रोकरेज का काम करता है। बेसिकली कमीशन और ब्रोकरेज क्या हुआ, आज मान लो हम ACH में, हाँ हमको क्लाइंट चाहिए ACH में ऑडिट करने के लिए, तभी मेरा बिजनेस फ्लरिश करेगा। हम किसी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट किए, भैया तुम मेरे को क्लाइंट लाके दोगे क्या? तुम क्लाइंट मेरे को अगर लाके देते हो तो जितना क्लाइंट तुम दे रहे हो उसका हम तुमको 10% का इनकम देंगे, जो मेरा इनकम होगा उसका हम 10% तुमको देंगे। ओके। ठीक है भाई, बाहर जाके मत बोल देना, बाहर जाके ये मत बोल देना कि नैन्सी दी बोली थी कि ACH वाले क्लाइंट आने के लिए हम लोग 10% का कमीशन देते हैं, हमारा फर्म बंद हो जाएगा। हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं तुम लोग को, एब्सर्ड एग्जांपल से सारे। ठीक है। तो जो अब हम जिस पर्सन जो मेरे को बिजनेस ला के दिया है, जिसको हम 10% का कमीशन दे रहे हैं, उसको जो 10% दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड कमीशन। ठीक है। या जैसे हम लोग एयर टिकट्स बनाते हैं, आज हम लोग एयर टिकट्स बनाने में, जैसे माइल हाई हमारा क्लाइंट है, माइल हाई जब किसी का एयर टिकट्स बुकिंग करता है ना तो टिकट का फेयर प्राइस मान लो 100 रुपया है, तो माइल हाई हम लोग हमेशा हम लोग से 110 रुपया चार्ज करता है, 10 रुपीस कमीशन। मतलब वो हम लोग को पता नहीं चलता है, वो एक्चुअली 100 रुपया हम लोग को ऑनलाइन दिख रहा होगा, वो 120 और वो मान लो 120 में बुकिंग क्या होगा, हम मानते 100 का 100 में बुकिंग होगा, बेसिकली वो हम लोग से 100 ही चार्ज किया। लेकिन जिसके साथ वो टाइप करेगा, जैसे वो एयर इंडिया का बुकिंग किया, तो जब माइल हाई को एयर इंडिया से बुकिंग किया तो एयर इंडिया वाला माइल हाई को एक पार्ट ऑफ कमीशन दे रहा है कि तुम मेरे लिए बिजनेस लेके आए। आज अगर हम टिकट बुक करते हैं तो एयर इंडिया वाले के लिए तो बिजनेस है ना, उसका तो सेल हुआ ना, तो वो उसके लिए उसको कमीशन दिया। मान लो 100 रुपए के टिकट पे 10 रुपया कमीशन दिया, 10 रुपया तुम्हारा इनकम है, तो जो 10 रुपए जो इनकम जो दिया वो माइल हाई को, वो 10 रुपया मेरे लिए कमीशन इनकम हो जाएगा। ठीक है। वो कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशन समझ में आ गया? हाँ। तो इसी तरह अगर मेरा कमीशन इनकम किसी के पास से 15,000 से ज्यादा आ जाएगा ना, ये सब जब देखो जो 15,000, 14,000, 2,000, 2,40,000 ये सब जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअली अलग अलग पार्टीज के लिए नहीं बात कर रहे होते हैं, हम एक सिंगल पार्टी के लिए बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर सिंगल पार्टी से हमको 15,000 से ज्यादा कमीशन मिलता है। तो
ठीक है, तो उसके ऊपर 5% का टीडीएस कटते हैं। समझ में आया? हाँ अब इसके बाद वाला सेक्शन है सेक्शन 194I। अब ये आई में IA IB, आई सबसेक्शन बी जो बोल रहे हैं वो ये कल शौनक हम लोग को समझाया था कि अगर रेंट आई सेक्शन आई जो ये बेसिकली रेंट पे बात करते हैं। तो शौनक कल बताया था ना हम लोगों को कि अगर लैंड बिल्डिंग का रेंट मिल रहा है तो थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 है जिसके ऊपर 10% का टीडीएस आएगा। हाँ हाँ, प्लांट एंड मशीनरी अगर 2 लाख के लिए भी लिमिट थ्रेशोल्ड 2,40,000 है लेकिन टीडीएस 2% कटेगा। दिस इज अबाउट सेक्शन 194। हाँ नहीं वो बता रहे थे इफ आई हैव कि रेंटेड, हाँ अगर हम रेंट पे दे रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग प्रॉपर्टी कोई ले रहे हैं रेंट पर, अगर 2,40,000 से ये एनुअली अगर मिल रहा है तो 2% और 10% है। इसी तरह एक सेक्शन आया है सेक्शन 194 IA। IA that is on the immovable properties other than agricultural land। देखो तो सरकार हम लोग को क्या बोला था भाई, आप रेंटिंग करते हो उसके ऊपर तो आप टीडीएस काट लेते हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर सेल हो रहा है प्रॉपर्टी का, जो ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी है अगर उसका लिमिट 50,000 से 50 लाख से ज्यादा हो गया, मतलब बेसिकली समझ लो हम सिक्योरिटी हाउस जो है जो हमारा ऑफिस है उसको हम किसी को सेल करते हैं और वो हम उसको सेल करते हैं 50,50,000 पे। थ्रेशोल्ड लिमिट हमारा क्या है 50 लाख, हम कितना पे सेल किए 50,50,000, दैट इज एक्सेस ऑफ 50 लाख। तो हमको पूरा 50,50,000 के ऊपर में 1% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा और इसका पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? इसके लिए तुम लोग को ऑडिट होना जरूरी नहीं है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कोई भी है, सबके लिए ये सेम लॉजिक एप्लीकेबल है। हाउस प्रॉपर्टी सेल करो या कुछ भी सेल करो अदर देन एग्रीकल्चर लैंड तो टीडीएस का डिडक्शन आता है। सेक्शन 194 IB, देखो ये वाले लाइन पढ़ो, पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट। 50,000 5%। हम स्टार्टिंग में ही बोले थे एक एग्जाम्पशन था जहां पर तुमको रेंट 50,000 से ऊपर है तो टीडीएस का देना पड़ेगा, याद है? क्या याद है या फिर से समझाएं उस चीज को? रिकॉल करा दीजिए। रिकॉल करा दी। रिकॉल करवा दे। मेरा एक प्रॉपर्टी यहाँ है, ठीक है, हम मान लो हम शौनक को रेंट पे दिए, हम क्या किए, मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है अगर प्रॉपर्टी ऑडिट का ये जिसके लिए टीडीएस डिडक्ट हो गए 2,40,000। हाँ, लेकिन हम शौनक को रेंट दिए, हम बोले शौनक सुनो ना मेरा कोई इनकम नहीं है, तुम एक काम करो मेरे को रेंट दे दो 51,000 रीच करके दे दो और 4 महीना के बाद छोड़ दो। फिर हम किसी और पार्टी को लाए जिसको बोले हम फिर रेंट 4 महीना शौनक को दे दिए, 51,000 रीच शौनक से ले लिए, टोटल मेरा कितना हो गया 2,04,000। ठीक है, फिर हम और वो शौनक मेरा 4 मंथ्स का लीव कर दिया। अब वापस हम अशनिया को रेंट दिए, अशनिया वापस मेरे प्रॉपर्टी पे आई, उससे भी हम वही के 51,000 रुपीज करके लिए और वो अशनिया भी 4 महीने के बाद छोड़ दी। मेरा टोटल कितना हो गया यहाँ पर भी 2,10,000। मेरा दोनों का मिला के इनकम जो है वो हो गया 4,20,000। लेकिन क्या इंडिविजुअली 2,40,000 पर पार्टी लीव किया था तो मैं टीडीएस डिडक्शन का लायबिलिटी बना नहीं ना? नहीं। एग्जैक्टली तो इससे क्या सरकार देख रहा था, लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी के नाम पे दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी से तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा टेनेंट को ढूंढता जा रहा है और मेरे को जो टीडीएस का मिलना चाहिए लायबिलिटी वो उससे भाग रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोला, भैया तुम एक काम करो, तुम ऑडिट करवाओ या ना करवाओ ये तुम्हारा मन है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम किसी प्रॉपर्टी का रेंट 50,000 से ज्यादा देगा ना, तुम एक काम करना, सीधा सीधी मार्च के महीने में जितना तुम एक्सेस दे रहे हैं 5% का टीडीएस काट देना।
हमको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? ठीक है। समझ में आया या दोबारा बताना है? समझ के। ओके। पेमेंट और उसके बाद आता है सेक्शन 194 आईसी, पेमेंट ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अगर किसी के साथ हम जॉइंट डेवलपमेंट पे कोई एग्री किए, उसमें जो हमको मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलेगा उसके ऊपर डायरेक्टली 10% का टीडीएस है। मतलब समझ लो, एक एग्जांपल समझो, इको पार्क है। हम इको पार्क डेवलप करवाने के लिए किसी के साथ जो प्रोजेक्ट हैंडल किया इको पार्क का, इको पार्क सब जान रहे हैं ना कौन सा है? हाँ हाँ दी। सबका गया हुआ तो है ना? हाँ। हाँ इको पार्क जब डेवलप हुआ होगा तो कुछ लोकल पीपल भी टाई अप किए होंगे, कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह भी। सारे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स तो नहीं आए होंगे, राइट? तो वो लोग जब डेवलपमेंट के लिए आसपास के एरिया, कोई चाहे इको पार्क के अंदर में डेवलपमेंट के लिए जो एग्रीमेंट साइन किए, तो उसके ऊपर जो लोग को इनकम होता है उसमें वो लोग का 10% का टीडीएस कटता है। ठीक है, अब सुनो, हम पीछे जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिकॉल करना चाहते हैं। प्लीज मेरे को कोई बता, मेघा, सैलरी में टीडीएस कौन से सैलरी के ऊपर टीडीएस कटता है? मेघा देयर? लकी? हाँ दी। सैलरी में कौन सी सैलरी पे टीडीएस कटता है? दीदी हम नहीं सुन पा रहे अच्छे से, मेरा नेटवर्क बहुत वीक है, मेरा बहुत कुछ स्किप हो गया। दीपक? सैलरी पे स्लैब रेट पर कटता है। स्लैब रेट कौन से जैसे एक्सिट कर सैलरी? 2.5 लाख के नहीं, ऊपर जैसे कौन- एक्सिट करता है तो उसके हिसाब से कटता है। नहीं दीपक, मेरा क्वेश्चन इज सैलरी कौन सा सैलरी पे आएगा? मतलब अभी हम स्टार्टिंग में बता रहे हैं दो चीज आता है सैलरी में जिसको सिर्फ हम लोग सैलरी और कंसीडर करते हैं। डीआरए। हाँ, बेसिक सैलरी एंड डीआरए, राइट? हम्म। ठीक है। अब मेरे को बताओ, सेक्शन 194C कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, हम एक इंडिविजुअल है, हम एक बिल रेज किए है 75,000 का और एक बिल रेज किया है 28,000 का। पहला बिल 75,000 का है, दूसरा बिल 28,000 का है। इंडिविजुअल के साथ ये ट्रांजैक्शन है, तो मेरे को कौन बताएगा टीडीएस कितना से कटेगा और किस पे कटेगा? Who is taking the initiative? टोटल मिला एक के तो अपनी पे बोल रशीना एक बोल। एक तो 78,000 पे कटेगा, फिर एग्रीगेट जब 78, नेक्स्ट अपने क्या हो रहा था 20। हाँ, 25। अच्छा 25, ये मेरा हो गया। तो मेरा एग्रीगेट नहीं हो रहा है, क्या उसको कहते हैं, 1 लाख का थ्रेशोल्ड नहीं हो रहा है, तो सिर्फ मेरा कैसे फर्स्ट नहीं हो रहा शरिया? 78 प्लस 78 है 25 ना? कितना? हाँ, 78 प्लस हाँ 25। हाँ 1 लाख 3 हो रहा है, 1 लाख 30,000, हाँ, सॉरी। तो हाँ, 1,30,000। जो 1 लाख 30, हाँ 3,000 था, तो उस पे फिर 78,000 डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। वो 1% के स्लैब रेट पे कटेगा क्योंकि इंडिविजुअल है। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, 75,000 पे भी कटा, 78,000 पे भी कटा प्लस 25,000 पे भी कट गया, है ना? 28 पे क्यों कटेगा? वो 30,000 तक तो नहीं थ्रेशोल्ड उसका, मतलब बट पहुंचा मेरा है ना। एग्रीगेट तो पूर गया ना, बट मेरा एग्रीगेट तो पूर गया ना हाँ 1 लाख के ऊपर। हाँ, वो सेकंड टाइम में हो जाएगा। हाँ, तो सेकंड टाइम जब मेरा एग्रीगेट पूर गया तो उसके ऊपर काटेंगे ना बाबू। हाँ हाँ तो टोटल पे, तो बेसिकली टोटल पे जब मेरा 75,000 था, 78,000 था, वो हो गया। जब हाँ 25 हुआ तो 25 पे भी कट जाएगा। हाँ
है ना? नाउ ठीक है, सेक्शन 94H से क्वेश्चन है, कमीशन एंड लॉटरी। पार्थसारथी मजूमदार ACH ये अद्वैत को कमीशन इनकम दे रहा है 2,20,000 का। TDS का क्या डिटेल है, प्रोविजन होगा? पूजा 15 के आप 194H वाला एग्जाम्पल दिए ना, हाँ तो वो तो 15 के ऊपर ही जा रहा है, तो बाकी मतलब जो भी इसके ऊपर का अमाउंट है सब पे ही कटेगा फिर। देखो इसमें ऊपर का अमाउंट भी चेक किया जाता है, मतलब जो भी टोटल इट्स हाँ टोटल हाँ क्रॉस कर रहा है ना, इसीलिए। हाँ ये चीज है, ठीक है। हम एक सोफा रेंट पे लगा रहे हैं जिसपे मेरे को रेंटल इनकम आता है 2,80,000 का। व्हाट विल बी TDS रेट? रिपीट करिएगा एक बार। हम एक सोफा रेंट पे दिए हैं, अमाउंट 2,80,000 है। 2 लाख, आई मीन 2,80,000 हाँ 10% का है। रीजन 194 IB। हाँ क्योंकि सोफा इज ए फर्नीचर, ठीक है। जूट मिल में मशीन मशीनरी लेबर ऑन रेंट, अमाउंट 1,80,000। कुछ नहीं लगेगा। नहीं, ठीक है। दीपक एंड पूजा हैज ए क्लियर कॉन्सेप्ट। मेघा, अशनिया एंड लक्की, व्हाट अबाउट यू बोथ? हाँ दी समझ आ रहा है। ठीक है, जय आपको भी समझ में आ रहा है ना? हाँ और अगर जय अगर कहीं पे कोई पॉइंट में ऐसा लगे कि हम गलत बोल रहे हैं तो आप गाइड कर सकते हो मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ठीक है। या किसी को भी ये क्वेश्चन है कि कहीं पे हम कुछ गलत बोल रहे हैं या कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ और एड ऑन हो सकता है, तो काइंडली डू सो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नया सेक्शन पे, सेक्शन 194J। जे फॉर, ये बहुत अच्छा सेक्शन है जो हम लोग इसी पे हम लोग का सेक्शन पे हम लोग ACH का TDS करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोफेशनल सर्विसेज। इस सेक्शन का हाँ प्रोफेशनल सर्विसेज। देखो इस सेक्शन में क्या है ना, एक चीज बहुत फिक्स्ड है, तुम्हारा थ्रेशोल्ड लिमिट हमेशा 30,000 ही होगा। जिस मोमेंट में तुम 30,000 से ऊपर जाओगे ना तो ही तुम्हारा TDS डिडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो रेट आता है। अब दो रेट है 2% और 10% का। अब 2% क्या बोलते हैं ना, अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज है या कंसिडरेशन पे कोई सेल किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन है या एग्जीबिशन लगा रखे हैं हम लोग किसी चीज का, तो उसके ऊपर अगर हम लोग वैसा कोई टेक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो 2% TDS काटो, नहीं तो 10% TDS काटो। जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं आजकल, हमेशा पढ़ते हैं कि वाला कि सॉल्ट लेक सिटी 1 का जो रॉयल बंगाल वाला बैंक्वेट है उसमें सेल लग रहा है, वहाँ पे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उस एग्जीबिशन में सेल है, या ये लोकेशन है यहाँ पर हम लोग एग्जीबिशन प्रोवाइड हो रहा है। ये जैसे अपनी बोल दीजिए फिल्म फेयर फेस्टिवल है, ठीक है। जब फिल्म फेयर फेस्टिवल लगता है तो बेसिकली क्या है, वो एक काइंड ऑफ एग्जीबिशन ही ना है कि बहुत से लोग आके वहाँ पे फिल्म्स दिखाते हैं अपने और हम लोग देखने जाते हैं, है ना। कैसे हुआ, मतलब सर्विस में कैसे आया ये एग्जीबिशन? बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर एग्जीबिशन के लिए हमको किसी कॉन्ट्रैक्ट देना होगा। आज मेरे पास तो सारा पिक्चर नहीं है ना, या मेरे पास तो सारा क्लोथिंग नहीं है ना जो वहाँ पे सेल कर सकते हैं। हम किसी को, हम वहाँ पे कोई मेरे यहाँ पहले हम है, देखो आई एम द कॉन्ट्रैक्टर, हम वहाँ उस लोग के पास जाके बोले रॉयल बंगाल वाले को, भैया
को एग्जीबिशन लगाना है, तुम अपना प्रॉपर्टी दोगे क्या सर्विस देने के लिए? यहाँ पे हम एग्जीबिशन लगाएंगे। हाँ, तो जब हम उन दो- एग्जीबिशन बोलिए। तो उन दोनों के बीच में जो सर्विस हुआ ना, हाँ सर्विस टू प्रोवाइड द प्रॉपर्टी हाँ, तो उन दोनों के बीच फॉर द वाला चीज एग्जीबिशन। वो हुआ ना सर्विस, लाइक अपने को वो लोग सेल कर रहे हैं वो थोड़ी ना हुआ। नहीं, सर्विस हुआ, दैट इज वो वहाँ पे सर्विस दे रहा है वो, वहाँ उन उन लोग दोनों के बीच का जो, हाँ हाँ ठीक है। जैसे जो फिल्म लगता है तो फिल्म को दिखाने के लिए जो हम लोग को प्लेस बुकिंग करना होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो सर्विसेज दिया जाता है कि वो सारा बुकिंग है, फिर लोग जो आते हैं यहाँ पे बोलते हैं कि हम यहाँ पे स्टॉल्स लगाएंगे, तो वो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए स्पेस लेना है, तो वो सारी चीज सर्विसेज हुआ। ठीक है, टेक्निकल सर्विसेज हुआ बेसिकली कोई क्या बोलते हैं, रॉयल्टी नहीं आएगा, रॉयल्टी नीचे वाला में आ गया, टेक्निकल में आ गया तुम्हारा, जैसे विप्रो का कोई, हाँ एएमसी टेक, एएमसी नहीं, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया 194C में चला गया, अच्छा हाँ हाँ हाँ। एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है। टेक्निकल सर्विस हुआ बेसिकली, मान लो मेरा कोई क्लाइंट है जो मेरे से दूर बैठे हुए मेरे से सर्विसेज मांग रहे हैं, भैया हमको काम करना है, आप मेरे को ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, समझ में आया? जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज होता है ना, वो टेक्निकल सर्विसेज आता है। मतलब आईटी Hello? वाला ना दी, जैसे अगर बोलो IT वाला, हाँ। हाँ आईटी वर्ड यूज कर सकती हूँ, सॉरी आई वाज मिसिंग दिस वर्ड। आईटी सर्विसेज जो हुआ वो हुआ तुम्हारा, तो बेसिकली 2% का टीडीएस कटता है उसमें, दिस इज अदर देन दोस जो भी आया उसमें 10% का टीडीएस है। ठीक है, अब आता है सेक्शन 194 ए, कोई भी रेसिडेंट यूनिट परचेज करते हो किसी भी चीज का अदर देन ये म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, वो किसी यूनिट पेपर में 10,000 का लिमिट आ जाएगा। सरकार किसी प्रॉपर्टी को कहीं पे प्रॉपर्टी बनाना चाहती है, ये सेक्शन है सेक्शन 194 एन, मेरी प्रॉपर्टी लेके जा रहा है ये लोग उस पे। अब सरकार क्या है, जैसे मान लो अभी जो तेलंगाना नया स्टेट डेवलप हुआ था ना, हाँ ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, जो प्रॉपर्टी तेलंगाना के पास था ना, वो प्रॉपर्टी जो डेवलपमेंट मिल गया, गवर्नमेंट इंडिविजुअल से मांगी थी, भैया तुम अपना प्रॉपर्टी मेरे को दे दो, हम यहाँ पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेंगे, इसके ब्याह में हम तुमको कंपनसेशन दे देते हैं, हमको रोड हाईवे बनाना है, तो तुम्हारा लैंड ये खाली पड़े, ये लैंड को खाली करो, आपको इसको हाईवे में कन्वर्ट करना है। गवर्नमेंट के सारा प्रॉपर्टी नहीं होता है ना, सारी जमीन तो नहीं होती, तो वो तुमसे हमसे परचेज करते हैं, तो जब वो परचेज करते हैं उसका कंपनसेशन 2.5 लाख से ऊपर देता है ना, तो 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है। आज कोई भी हाईवे बना होता है, लगता है कि जो इतना आसपास का जो डेवलपमेंट हाईवेज का है, या ये प्रॉपर्टी इतना ज्यादा लैंड गवर्नमेंट के पास है, नहीं ना, इतना पॉसिबल ही नहीं कि गवर्नमेंट के पास इतना सारा लैंड हो, हाँ वो तुमसे हमसे परचेज करके करेगा ना, क्योंकि अगर सारा लैंड गवर्नमेंट के पास होगा तो तुम और हम कहाँ रहेंगे फिर? ठीक है, फिर आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड टू नॉन रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का पेमेंट करोगे इंटरेस्ट, तो ये 5%। अब यहाँ पे 5% प्लस तुम्हारा जो हम बताए थे स्टार्टिंग में, कोई भी नॉन रेसिडेंट का पेमेंट हो तो सर्च और वो सब आ जाता है, हेल्थ एजुकेशन सेस। ठीक है, ये सेक्शन 194 LBA1, ये बेसिकली यूनिट ट्रस्ट एसपीवी का इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं 10% है, ये बहुत अपने पास क्लाइंट वाइज में जरूरत नहीं है, इसको आई वुड सजेस्ट कि खुद से रीड कर लेना। 194 LBA LBB LBC ये सारा यूनिट फंड्स वगैरह के हिसाब में है, सेक्यूरिटाइजेशन ट्रस्ट, बेसिकली ये सब क्या हम छोटा छोटा में बताते हैं। हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड में इनकम सोचे, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं वो पैसा कहाँ जाता होगा, वो किस शेयर्स में लगता होगा, क्या लगता होगा। कुछ कंपनीज है जिस कुछ यूनिट शेयर्स को खरीद के यूनिट्स बनाती है अपने पास से, बोलती है भैया मेरे पास इसका शेयर्स अवेलेबल है, बताओ अब इसमें तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे। हाँ तुमको शेयर्स नहीं देंगे, हम तुमको यूनिट्स देंगे, ठीक है। उसी तरह जैसे मान लो
कोई कंपनी है जो व्हीकल में इन्वेस्ट करती है, हम लोग हमेशा इक्विटीज मार्केट से समझते हैं कि कोई शेयर्स का कंपनी है, लेकिन कोई व्हीकल है जो जैसे हमको किसी को रेंट पे देने का काम करती है, हमको उसका शेयर्स चाहिए, तो हमको शेयर्स नहीं मिल सकते, उसका यूनिट चाहिए, तो हम उसके यूनिट परचेज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ तो जब हम उसका यूनिट परचेज करते हैं ना, तो उसके ऊपर जो हमको इंटरेस्ट मिलता है, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर वक्त हम लोग शेयर्स ही खरीदें। हम लोग थर्ड पर्सन को दिए, भैया तुम लो, तुम जाके तुम्हारा जहां मन उसमें पैसा लगा दो। म्यूचुअल फंड क्या है, हम तुमको पैसा दे दिए म्यूचुअल फंड में, लो ये म्यूचुअल फंड, ये तुमको जहाँ जाके पैसा लगा। जैसे मान लो अभी हम दीपक को जाके पैसा दे दिए, दीपक आई डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, आई एम गिविंग यू 1 लाख रुपीज, तुम कहीं जाके मेरा पैसा लगा दो। दीपक क्या करता है ना, जो रेंटिंग का काम करते हैं ना, रेंटिंग ऑफ द व्हीकल्स है, वो सब में जाके उसका यूनिट्स परचेज करके अपने पास रख लेता है। अब उससे जो इनकम होता है ना, वो मेरे को दे देता है, तो जो उसके ऊपर अपने पास कमीशन लगा, इंटरेस्ट जो है वो मेरे को पे कर दिया, तो वैसा जो इंटरेस्ट और इनकम्स होता है ना, उसके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। समझ में आया? आपको जो इनकम मिला उसको ना, दीदी तो एक काइंड ऑफ हाँ, ब्रोकरेज interest ही हो गया ना। एक्चुअली ये काइंड ऑफ ब्रोकरेज नहीं होगा, रीजन भी हमको एक यूनिट मिल रहा है जिसका इंटरेस्ट मिल रहा है। ब्रोकरेज में क्या होता है, हमको सिर्फ अमाउंट मिल रहा होता है, उसके बदले में कोई और वो नहीं है। फिर दी इसमें दीपक का रोल भी तो आया ना, जैसे कि दीपक आपके बिहाफ में वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो दीपक का आई एग्री टू योर पॉइंट, लेकिन दीपक का रोल ये है कि दीपक को ना कमीशन मिलेगा। दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचे, दीपक तो हमको तो इंटरेस्ट दे रहा है ना, कंपनी दीपक को क्या दे रहा है, उसमें दीपक का क्या कमीशन है, वो थर्ड पार्टी पॉइंट है। मेरा पॉइंट ये कि हम दीपक को दिए, दीपक मेरे को तो इंटरेस्ट दे रहा है, दीपक क्या अर्न कर रहा है उससे तो मेरे को यहाँ पे कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा है ना। तुम्हारा ये पॉइंट सही, दीपक को कमीशन मिल रहा है, ब्रोकरेज लगेगा, कमीशन का सेक्शन में जाएगा, एकदम सही पॉइंट है तुम लोग का, लेकिन वो दीपक और उस कंपनी के बीच का मैटर है। हाँ, वो दीपक और उस कंपनी के बीच का मैटर है, मेरे और दीपक के बीच में तो हम लोग का कहीं कमीशन का बात ही नहीं, वो तो हमको इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते जाओगे। एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज में जब भी टीडीएस या कोई भी चीज कर रहे हैं, हमको ये देखना होगा हु इज द डिडक्टर, हु इज द डिडक्टर, मतलब कौन दो पर्सन है जिसको हम टैक्स पे करेंगे और कौन है जो मेरे को पेमेंट करेगा। ठीक है, उसी तरह का सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में होगा ना, तो उसका रेट 25% और 30% होता है। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली आएगा, वो बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन कंपनी जो बेसिकली लोगों को देने वाली कंपनी से, ये उस सब में जाएगा। अब सेक्शन 194M, पेमेंट ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्चुअल फी, प्रोफेशनल फी टू अ रेसिडेंट बाय एन इंडिविजुअल और सेक्शन 194C, H और J, नॉट बीइंग कमीशन इनकम। हम किसी को 50 लाख का कमीशन दे रहे हैं, ब्रोकरेज दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल फी दे रहे हैं, किससे? एक इंडिविजुअल से मिल रहा है, चिफ से मिल रहा है, जो टीडीएस के लायबल नहीं है और जो सेक्शन 194C, H और J में कवर्ड भी नहीं है, तो उसके से 5% का टीडीएस कटेगा। दीदी ठीक है, 194M का इसमें एक्चुअली हमको तुम लोग एग्जांपल देना होगा, एक सेकेंड होल्ड करो, इसके एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे मान लो हम फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फ्रीलांस सर्विसेज क्या हुआ, हम कोई भी मेरे पास डिग्री है या मेरे पास नॉलेज है, और जैसे मान लो मेरा काम इंटीरियर डेकोरेशन का है, ठीक है, अब मेरा इंटीरियर डेकोरेशन का काम है, हम टीडीएस के लिए लायबल नहीं है, ऑडिट के लिए भी लायबल नहीं है, लेकिन मेरे को किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मेरे को ब्रोकरेज या कमीशन या कॉन्ट्रैक्चुअल फी या प्रोफेशनल फी जो है 50 लाख का मिल जा रहा है, या
मेरे को कोई बिजनेस है जिसमें हमको मिल रहा है 50 लाख का सिर्फ प्रोफेशनल फी, जो हम फ्रीलांस की इंटीरियर डिजाइनिंग का हम जो फ्लैट डिजाइन करके दिए, फ्लैट सामने वाले को बहुत पसंद आ गया, वो मेरे को 50 लाख के ऊपर का बोला, ठीक है आपका इतना अच्छा डिजाइन किया, ये मेरा बन के इतना सुंदर हो रहा है, आपको 50 लाख के ऊपर का टीडीएस का, ये 50 लाख रुपए का पेमेंट कर दिए। अब वो टीडीएस काटेगा नहीं, क्योंकि हम बोलेंगे भैया हम तो टीडीएस के लिए लायबल है नहीं, हम तो इंडिविजुअल है, हम तो कोई बिजनेस भी नहीं कर रहे, हम तो फ्रीलांस सर्विसेज है, हम तो कोई रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो उस कंडीशन में सरकार बोला अगर कोई ऐसा काम करता है ना, तो बेटा तुम लोग भी नहीं बचोगे, तुम लोग के लिए भी 5% का टीडीएस काटना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम क्या कर रहे हो, या हम किसी को 50 लाख का पेमेंट कर दे रहे, जो कंपनी है जैसे मान लो हम किसी फ्रीलांस सर्विसर को प्रोफेशनल फी पेमेंट के 50 लाख रुपए का वो घर बनाने का मेरे को दिया, लेकिन हम तो इंडिविजुअल है, मेरे को घर सेटअप करना था, हम 1 करोड़ का घर खरीद ले, 50 लाख रुपया का अगर हम इंटीरियर करा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। आज हम 1 करोड़ के घर में 50 लाख 60 लाख रुपए का 60 समझ लो, ताकि इजी होगा टीडीएस अमाउंट डायरेक्ट करने के लिए, 60 लाख रुपए का इंटीरियर का काम करवाए, और वो हम जाके जय को दे दिए कि जय तुम मेरा घर का इंटीरियर किए हो, ये 60 लाख रुपीज ये लो तुम्हारा प्रोफेशनल फी। अब हुआ हम 60 लाख रुपए जय को जो दिए हैं, लेकिन हम तो इंडिविजुअल है जिसका टैक्स ऑडिट होता नहीं है, तो टीडीएस डिडक्ट हम करेंगे नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से अब हमको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 5%। समझ में आया? अपना एग्जांपल अपने क्लाइंट की बेसिस पे देते हैं। अपना फ्लोरेसिस अर्थ एंड होम्स है ना, अर्थ एंड होम्स इंटीरियर डिजाइनिंग है, या पार्थो सारथी मजूमदार जो है वो हम लोग को प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। पूजा को कुछ प्रोफेशनल वर्क लेना था, पूजा को अपना एक एमसीए का प्रॉपर सेटअप करना है पूरा, तो पूजा गई पार्थो सारथी के पास, बोली भैया मेरे को प्रोफेशनल सेटअप एमसीए का करना है, पूरा सेटअप प्रोसेस आप बताओ, और मेरा जितना भी आगे कंप्लायंसेस प्रोसेस है सारा चीज आप ले लो, हम आपको हैंड ओवर कर देते हैं। वो बोला ठीक है हम आपका सारा चीज हैंड ओवर ले लेंगे, आप मेरे को 80 लाख का बिल ईयरली कर देना, बेसिकली 80 लाख रुपए मेरा प्रोफेशनल चार्जेस होगा। तो पूजा बोली ठीक है काम खत्म। आज तुम 80 लाख रुपीस दे के निकल जाओगी, टीडीएस नहीं काटोगी, तो क्या सरकार को पता चलेगा कि तुम्हारा 80 लाख का खर्चा है, या सामने वाला 80 लाख तुमसे कैश में अगर ले लेगा तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कभी कि वो 80 लाख रुपीस क्या है। और अगर तुम बोलती हो तुम्हारा टीडीएस लायबिलिटी नहीं होता है, टैक्स नहीं, टीडीएस नहीं, ये टैक्स नहीं बनता है, हम टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, लेकिन तुम 80 लाख रुपीस खर्च कर रही हो, तो तुम्हारे पास 80 लाख रुपया कहाँ से आया जो तुम खर्च कर पा रही हो? तुम सोर्स ऑफ इनकम दिखा नहीं रही हो और तुम बोलती हो कि हम 80 लाख का खर्चा कर सकते हैं। तो इस सब चीज को ट्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ये सेक्शन 194M लेके आया था, जिसने बोला 50,000 से ऊपर जाएगा, 50 लाख से ऊपर का किसी को भी पेमेंट करोगे तो 5% का टीडीएस देना पड़ेगा। बुझेश? ओके, नया सेक्शन है 194N। ये सेक्शन एक्चुअली 2 साल पहले ही आया है। इसमें क्या बोलता है, हम बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी में भी या पोस्ट ऑफिस में 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा डिपॉजिट करते हैं, मतलब बेसिकली एक बिजनेसमैन है, बैंक में थ्रू आउट द ईयर अपने करेंट अकाउंट में 1,20,00,000 रुपीज डिपॉजिट किया, तो जो वो 20,000 रुपीज जो एक्सेस था ना, उस पर्टिकुलर 20,000 रुपीज के ऊपर में बैंक को 2 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन करना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं। हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तुम्हारा एक बैंक अकाउंट है, समझो सीधा एक सीधा सा चीज समझो, मेरा एक बैंक अकाउंट है, हम बिजनेस करते हैं, हम कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, मेरा दोनों काम है। हम जब बैंक में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट या विड्रॉल कर लेते हैं, विड्रॉल हो जाता है मेरा एक अकाउंट से या 4 अकाउंट से मिला के पर्टिकुलर बैंक, मतलब कि मेरा समझ लो आईसीआई में अकाउंट है, मेरा आईसीआई में सेविंग अकाउंट है, मेरा आईसीआई में करंट अकाउंट है, मेरा आईसीआई में ओडी अकाउंट है,
तीनों अकाउंट को मिला के हम ICICI से 1,20,00,000 रुपया का विड्रॉल कर लेते हैं कैश में। हम एक तरफ डिपॉजिट कर रहे हैं चेक से और दूसरी तरफ कैश में विड्रॉल करते जा रहे हैं। हम कहाँ एक्सपेंड करें डजेंट मैटर। बैंक वाले को जो एक्सेस 20 लाख रुपया हुआ 1 करोड़ के ऊपर का, उसके ऊपर 2% का TDS काटना पड़ेगा। अब समझ में आया? हाँ। ठीक है। सेकेंड केस आता है इन एक्सेस ऑफ 20 लाख फॉर दोज पीपल who has not filed return for ITR in previous 3 years immediately preceding previous year in which the cash withdrawal or ITR section 3 has section under 189(1) has expired. अगर तुम 20 लाख से ज्यादा कर रही हो विड्रॉ और तुम ITR नहीं फाइल करती हो, इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल का नहीं फाइल की हो, तो फिर अमाउंट ऑफ विड्रॉल का जो लिमिट जो ऊपर में हम 1 करोड़ बताए थे ना, वो घट के जो है ना 20 लाख हो जाता है। समझ में आया? क्या समझ में आ रहा है किसी को या नहीं आ रहा है? ये सब नया सेक्शंस है। हम लोग को बहुत से क्लाइंट का बुक्स में दिखेगा 26 ईयर्स में। प्रीवियस ईयर भी हम लोग को दिखा था और इस ईयर भी हम लोग श्योर रहो कि सेक्शन भी है। सुन रहा है कोई? हाँ। ठीक है। सेक्शन 194O। आज जब हम लोग ई कॉमर्स में ऑपरेट करते हैं ना, मतलब अमेजोन से टाई अप करते हैं बिजनेस करने के लिए, तब जब अमेजोन हमको पेमेंट करता है उस बिजनेस के लिए, या हम लोग अमेजोन को जब उस पेमेंट के बिजनेस के लिए पेमेंट करते हैं, जो वो अपना प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया है, तो अगर ये 5 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन अमेजोन के साथ हो जाता है तो हमको 1% का TDS काटना पड़ता है। ठीक है। इसको ये वाला सेक्शन और लास्ट वाला सेक्शन स्पेशली 194Q, हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये नया सेक्शन है जो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा, और अगर हम इसको डिटेल में चले गए ना तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। इसलिए हम सेक्शन 194Q को सब मेंशन करके छोड़ देते हैं। परचेज ऑफ गुड्स अगर 50 लाख से ज्यादा है तो 0.1% का TDS है। इसको एक्सप्लेन हम लोग बाद में कभी करेंगे बैठ के, क्योंकि बहुत ये न्यू सेक्शन है और इसमें बहुत से चेंजेस है। अभी अगर करेंगे तो बहुत से क्वेरीज राइज होने वाले हैं। इसी के साथ सेक्शन 194 सीरीज खत्म हो गया। अब जो ये लास्ट सेक्शन है 195 है। ठीक है। ये सेक्शन 195 बेसिकली पूरा नॉन रेसिडेंट पे एप्लीकेबल होता है। मतलब इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। ये पूरे सेक्शन में जो भी रेट मेंशन किया हुआ है ना, हर रेट के साथ में तुम्हारा हर रेट को मतलब बेसिकली समझ लो सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ एप्लीकेबिलिटी आएगा। ठीक है। एनी इनकम इन रिस्पेक्ट, अब इसको पढ़ते चलते हैं एक बार में ताकि समझ में आ जाएगा नॉन रेसिडेंट के केस में क्या क्या है। पेमेंट ऑफ एनी अदर अमाउंट सम टू नॉन रेसिडेंट, इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय नॉन रेसिडेंट इंडिया। इनकम आता है रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय नॉन रेसिडेंट इंडिया। उसको जो अगर इनकम होगा तो उसका जो पेमेंट करेंगे हम लोग तो 20% का टैक्स रेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिफर टू सेक्शन 155E 115E of in case of non-resident Indian citizen 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 112 के हिसाब से, उसका कोई पेमेंट है तो क्या 10% है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 15%। कोई क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो नॉट बीइंग इन द 10, 33, 34 और 12 वे, तो वो तुम्हारा 20%। कोई गवर्नमेंट कंसर्न से आया तो वो 20%। अदर देन दिस जो भी है ये 30% हो जाएगा। ठीक है। हमारा TDS का सेक्शन यहीं पे खत्म होता है। ये हम लिंक पे डाल देंगे, लेकिन हम लोग से क्वेरीज मल्टीपल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। सोनी एंटरटेनमेंट जो है ना, हम इसको बंद कर देते हैं एक्चुअली। एक मिनट का आ गया हाइड करने का ऑप्शन, स्टॉप शेयरिंग।
हाँ हेलो, कहाँ है? हाँ सुनो, सोनी लीव जो है ना, करण जौहर को बोलता है कि तुम मेरे लिए एक मूवी प्रोडक्शन करो, वेब सीरीज का प्रोडक्शन करो। तो ये सोनी लीव के लिए क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट है कि क्या होगा? उसके ऊपर टीडीएस कैसे कटेगा? प्रोफेशनल सर्विसेज है या कॉन्ट्रैक्ट है? आजकल हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, सोनी लीव है, जी5 है या अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, जहाँ पे हम लोग आजकल टीवी से ज्यादा यूज कर रहे हैं। हम किसी प्रोडक्शन हाउस को जाके, करण जौहर को जाके बोलते हैं, धर्मा प्रोडक्शन को, तुम एक वेब सीरीज बनाओ जिसमें हम लोग वर्क करना चाहते हैं। तो ये क्या है सोनी लीव के लिए? तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दोनों के बीच में, इसमें क्या होगा? टीडीएस कटेगा कि क्या होगा? वेब सीरीज है, इसमें तो काफी टाइम लगेगा, लाइक पार्ट्स रहेगा उसका, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं हो जाएगा। एग्जैक्टली ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा बनने में, ये इसलिए है कि जो प्रोडक्शन हाउस से जो है ना, सोनी लीव जाके रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम बना के मेरे को दो। अगर वही प्रोडक्शन हाउस सोनी लीव के पास डायरेक्टली आता है, बोलता है तुम मेरा प्ले कर दो, सॉरी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, उल्टा बोल दिए। सोनी लीव करण जौहर से प्रोफेशनल सर्विस ले रहा है कि तुम मेरे को एक वेब सीरीज बना के दो, इसलिए ये सेक्शन 194 जे में जाता है और इसके ऊपर 10% का टीडीएस कटता है। लेकिन वही अगर करण जौहर डायरेक्टली सोनी लीव के पास जाता है, बोलता है भैया हम ये वाला एक वेब सीरीज बनाए हैं, आप इसके ऊपर टीडीएस काट दो, तो ये आपका हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, तब ये सेक्शन 194 सी में कवर होता है। ठीक है दीदी, क्वेश्चन था, ये हाँ, पूछो। ब्लॉग वो 194M में ब्लॉगर्स कोलैबोरेशन भी आएगा क्या? क्योंकि वो लोग भी तो काइंड ऑफ फ्रीलांसर ही है। हाँ कर सकती हो, अगर उन लोगों को भी तुम प्रोफेशनल सर्विसेज अबव 50 लाख में आओगे तो सब आएगा उसमें। ठीक है। फ्रीलांस हो, नॉन फ्रीलांस हो, डजंट मैटर, हम एक फ्रीलांस एग्जांपल की तरह यूज किए हैं। ठीक है, वही कोलैबोरेशंस वगैरह, तो वो किस में आएगा फिर? तुम कोलैबोरेट करके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट कर रही हो, तब तो तुम्हारा एक सिंगल आ जाएगा 194M में, अगर 50 लाख के ज्यादा है तो। अगर तुम इंडिविजुअली अलग अलग सर्विसेज दोगी, 50 लाख का नहीं पूछेगा, ठीक है, अलग अलग ब्लॉगर से अलग अलग सजेशन ले रही हो, तो फिर वो तुम्हारा नहीं, ये लॉजिक करता है, वो चलता है।